रूहिका ने धीरे से उसकी पीठ से अपना सर लगाया। उसका टच फील करते ही वो पलटने लगा, तभी रूहिका के दोनों हाथ उसके सीने पर आकर रुक गए। वो ठहर सा गया। रूहिका ने उसके पीठ से चेहरा लगाए हुए धीरे से कहा, माफ नहीं करोगे मुझे वरद? सॉरी। तुम जानते हो ना मुझे, मैं ऐसी ही हूं, पर तब तो तुम्हें था ना मुझसे प्यार। वरद के चेहरे पर एकदम सर्द से भाव आ गए। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए भींच ली। चेहरे पर एकदम सर्द से भाव आ गए थे। रूहिका अब कुछ देर बाद जैसे ही उससे दूर हुई, वरद ने एक नज़र उस पर डाली। वो कुछ नहीं बोला, पर उसको इस तरह से खुद को नज़रअंदाज करते हुए देखकर रूहिका की आंखें भर आई थीं। उसने अपनी भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम नहीं करते ना मुझसे प्यार? वहां से जाने के लिए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे, पर अब उसके कदम अपने आप ठहर गए थे। रूहिका का ये सवाल उसको शांत कर गया था और रूहिका जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखे जा रही थी, मगर वरद शांत था, जो देखकर रूहिका की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, पता चल गया मुझे। उसने ऐसा कहकर अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की, मगर वो अब भी इमोशन हो रही थी। वो दूसरी तरफ पलट कर जाने लगी थी, तभी वरद ने उसका हाथ पकड़ा। रूहिका के कदम ठहर गए। आंखों में जो आंसू थे वो गालों पर फिसलने लगे। वरद ने उसको अपनी तरफ घुमाया तो रूहिका का आंसुओं से भरा चेहरा नजर आया। उसने एक लंबी सांस लेकर अपने हाथ आगे बढ़ाए। वो अब रूहिका के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, रोने की जरूरत नहीं है। रूहिका भरी भरी आंखों से अब भी उसे देखे जा रही थी। वरद ने बिना किसी भाव के ही कहा, जाओ सो जाओ। रूहिका उससे बात करना चाहती थी, पर वो जैसे ये बातें नजरअंदाज कर रहा था। उसने अब खुद को शांत किया। वो अब मुड़ गई। वरद ने गहरी सांस ली। वो अब भी बालकनी में खड़ा था। उसे लगा रूहिका जा चुका थी। अभी कुछ देर बाद ही वो वापस आ गई। इस बार उसके हाथ में जो कॉफी से भरे हुए कप थे। वरद ने एक नज़र उसे देखा तो वो आहिस्ता से बोली, इतना तो कर सकते हो। रूहिका की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने खामोशी से कप ले लिया। रूहिका उसके बगल में ही आकर खड़ी हो गई। दोनों भी शांत थे, नज़र सामने थी। मुंह में कॉफी भरकर रूहिका ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। वो अब कुछ पल की खामोशी से बात बोली, मैं जा चुकी थी तुम्हारी जिंदगी से, मुझसे प्यार भी नहीं करते अब तो शादी क्यों नहीं की? उसका ये सवाल सुनकर वरद ने सामने देखते हुए ही बिना किसी भाव के कहा, इस गुंडे बदमाश के साथ कोई रहना नहीं चाहेगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर रूहिका समझ रही थी उसकी बात उसे बहुत ही बुरी लगी थी। रूहिका ने अब एकदम ही उसकी तरफ देखकर कहा, मैं रहना चाहती हूँ। वरद ने उसकी ये बात सुनी तो उसने एक नज़र उस पर डाली और अब कॉफी कप लिए वो यहाँ से निकल गई। रूहिका उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके चेहरे पर उदासी आ गई थी। सच में उसे मनाना बहुत ही मुश्किल काम था। सुबह हो चुकी थी। खिड़की के आती हुई रोशनी कमरे में पड़ रही थी। अशीति इस वक्त अगस्त्य की बाहों में थी। वो जाग चुकी थी और नजरें एकटक उस पर ही टिकी हुई थी। वो एकटक उसे ही देख रही थी। अगस्त्य एकदम सुकून से सोया था। अशीति के लबों पर अपने आप एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा ऊपर किया और उसके गाल पर किस करते हुए वो बोली, गुड मॉर्निंग डियर पतिदेव। अगस्त्य ने अपनी आंखें ये सुनकर भी नहीं खोली, पर उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी, जो महसूस कर अशीति के लबों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराकर अगस्त्य की तरफ देखा। वो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। तभी अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आज काफी दिनों के बाद उसकी आंखों के सामने था। उसने प्यार से उसका माथा चूमकर उसे अपने एकदम करीब करके कहा, गुड मॉर्निंग। अशीति उसी तरह से उसको देखकर बोली, आप ना सोते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। एकदम ही प्यारे से, मतलब लगता ही नहीं कि ये इंसान इतना दुष्ट हो सकता है। उसके इतना कहते ही अगस्त्य ने अपनी आंखों को छोटी छोटी करके उसको देखा तो वो हंसकर बोली, अच्छा ना, सॉरी, वो तो बस मैं मजाक कर रही थी। अशीति की ये बात और हरकत देखकर अगस्त्य ने उसे खींचकर अपने से एकदम सटाकर कहा, आज नहीं है कुछ काम, डिस्टर्ब मत करो, थोड़ी देर सोना है मुझे। अगस्त्य की ये बात सुनकर अशीति ने उसकी तरफ देखकर कहा,
आप तो जल्दी उठते हैं, आज तो पहले ही 7 बज गए और अभी आपको और सोना है। अगस्त्य ने उसे अपने करीब किए ही कहा, हम और कुछ। अशीति मुस्कुरा उठी, इन दूरियों ने कहीं ना कहीं उनको और करीब लेकर आई थी। अगस्त्य खुलकर कुछ भी कह रहा था। अगस्त्य को देखती अशीति ने अब प्यार से उसके बालों को सहलाकर कहा, सो जाइए आप। शाश्वत दीक्षित आजकल बहुत निश्चित और खुश नजर आ रहा था, जिस वजह से शिल्पा जी को उन पर शक हो रहा था, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जिस वजह से कुछ परेशान भी थी। वो नहीं चाहती थी अशीति शाश्वत जी के घर में आए या उसका नाम भी उनसे जुड़े। वो कमरे में आई। शाश्वत जी इस वक्त नीचे थे तो वो इधर उधर कुछ तलाशने लगी। नीचे हॉल में मौजूद शाश्वत जी ने नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही एकांश की आवाज आई, अंकल आप परेशान मत होइए, नजर है मेरी उन पर, अशीति बहुत जल्द आपके पास आएगी। उसके इतना कहते ही उनको जैसे राहत भी मिली। अगस्त्य अब उठा, उसने इधर उधर देखा, अशीति नजर नहीं आ रही थी। अगले ही पल उसकी नजर अशीति पर पड़ी जो इस वक्त बालकनी में खड़ी थी। अगस्त्य ने अपनी आंखें मसलकर उसको देखा, फिर उठता हुआ वो उसके पीछे आ गया। अशीति मुस्कुराते हुए खुले आसमान को देख रही थी, उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कान थी। अगस्त्य ने पीछे से आकर उसे हग कर लिया। अशीति की स्माइल उसके टच को फील करते ही बड़ी थी। अगस्त्य ने अपना चेहरा झुकाकर उसके कंधे पर रखा। अशीति ने अपने पेट पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बहुत ही आराम से कहा, अब रेडी होंगे आप, 2 घंटे में मीटिंग है। अशीति के इतना कहते ही उसे याद आया, उसने हम कहा पर वो भी उसी तरह से उसको हग किए हुए खड़ा था। अगस्त्य के हाथ पर अपना हाथ धरे अशीति ने कहा, काश ये सब खत्म हो जल्दी, मुझे आपके साथ ही रहना है। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको पता है मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज हैं। कोई बात नहीं कर रहा, माँ भी नाराज है, मयूर भी अब बात नहीं कर रहा। अशीति ये कहते हुए उदास हो गई थी। अगस्त्य ने उसे होल्ड कर रखा था, उसके चेहरे पर आई ये उदासी नजर आ रही थी। वो अब आहिस्ता से बोला, बस कुछ दिन की बात है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके इतना कहते ही अशीति को एक राहत सी मिली थी। उसने आहिस्ता से अपने पेट पर टिकाए अगस्त्य के हाथ को पीछे किया तो वो सीधा हुआ। अशीति उसकी तरफ पलटी। अगस्त्य इस वक्त बिना शर्ट के था, लेकिन बिना कुछ सोचा वो उसके सीने से लिपट गई। अगस्त्य ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कुछ कस दी। वो उदास हो रही थी, ये अगस्त्य समझ रहा था। उसने उसकी पीठ को सहलाकर कहा, ठीक होगा सब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे यकीन है तुम पर कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अशीति की आंखें भर आई थीं। अयान ऑफिस से आ रहा था। वो कार ड्राइव कर रहा था, एकदम ही एक मैसेज गया जिसकी वजह से उसका ध्यान अपने फोन पर गया। उसने अपना फोन देखा। उसने कुछ पल तक वो मैसेज देखा, उसके बाद अब अपनी गाड़ी मोड़ी। थोड़ी ही देर बाद वो एक कैफे के सामने था। अयान अंदर आया तो साइड में एक कोने वाली चेयर पर उसे मायरा बैठी हुई नजर आई। वो उस तरफ आया। मायरा ने उसे देखते ही अब बैठने के लिए कहा और वो अब उसकी ओर देखकर गंभीरता से बोली, बात की थी मैंने आशु से, पर वो कुछ कह नहीं रही थी, पर मैं बोल रही हूं ना, कोई तो बात है, वरना वो ऐसा नहीं करती। मैं जानती हूं उसे, अगर कुछ महीने पहले ऐसा हुआ होता तो मुझे लगता शायद ऐसा ही है। आशु ने किया होगा ऐसा, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। मायरा की बात सुनकर अयान ने कंफ्यूजन के साथ कहा, वही तो बात है ना, समझ नहीं आ रहा है भाभी को अचानक हो क्या गया, और पता है तुम्हें भाई ने डिवोर्स पेपर्स भी भिजवा दिए। अयान ने उदास होकर बात पूरी की, तभी मायरा ने कहा, वही तो बताने आई हूं ना कि मत परेशान होना, कबीर ने कहा है वो बात करेगा। पहले भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अब वो फिर बात करेगा। आशु कबीर से ज्यादा समय तक झूठ नहीं कह सकती। मायरा की ये बात सुनकर अयान ने गर्दन हिलाकर कहा, आई होप सो सब ठीक हो जाए। मायरा मुस्कुरा दी और उसने मुस्कुराकर कहा, हो जाएगा। अयान की नज़र एक बार फिर से उस पर आ गई। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला, वैसे शादी कब है तुम्हारी? शादी का जिक्र आते ही उसने मुंह बनाकर कहा, अब तुम मेरी माँ और मेरे रिश्तेदारों की तरह साउंड कर रहे। अयान हंस दिया, पर उसकी नजरें एक अजीब सी ही गहराई से साथ मायरा को देख रही थी।
रूहिका अपनी तरफ से कोशिश करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं वरद को क्या हो गया था। पता नहीं वो समझना क्यों नहीं चाहता था। महक की कोशिश की वजह से आज रूहिका यहाँ तो थी, पर उसके बाद भी वरद का व्यवहार जरा सा नहीं बदला था। ये उसे परेशान कर रहा था। आज सुबह से वो इसी बात को लेकर परेशान थी। महक अब उसके पास आ गई। वरद इस वक्त घर पर नहीं थी। रूहिका को देखती महक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू जानती है कितना अकड़ू इंसान है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। रूहिका, इट्स ओके। महक की बात सुनकर उसने उदास से अंदाज में कहा, यार वो बात करना ही नहीं चाहता तो क्या ठीक होगा। आई नो मैं बहुत गलत थी, पर मैं अब क्या कर सकती हूँ माफी मांगने के सिवा। उसको उदास देखकर महक को बुरा लग रहा था। रूहिका ने अब अपनी भरी आंखों से कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हो गया है वरद को, वो तो प्यार करता था ना मुझसे। ऐसा कहते हुए रूहिका के दिमाग में एकाएक कुछ आया और वो चुप हो गई। महक उसकी चुप्पी की वजह से उसकी तरफ देख रही थी। तभी रूहिका ने एकदम ही कहा, अब मुझे समझ आ गया है वो ऐसा क्यों कर रहा है। महक ने जब उसकी ये बात सुनी, उसने अजीब तरह से उसकी ओर देखा। रूहिका ने अब उसी अंदाज में कहा, मेरे भाई की वजह से उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, भैया की वजह से अंकल की डेथ हुई थी, तब से वो मुझसे बात भी कम करता था और अब इसलिए उसे मुझे नफरत है। हाँ, इसलिए मुझे माफ नहीं कर रहा है, अब मुझसे प्यार भी नहीं करता। महक अजीब तरह से उसे देख रही थी। रूहिका को वो किस तरह से समझाएं, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वरद जो अभी कुछ मिनट पहले ही आया था, रूहिका की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एकदम सर्द से भाव आ गए थे। उसने एक लंबी सांस ली। बिना उस पर ध्यान दिए उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। महक का ध्यान उस पर गया, लेकिन इस वक्त उदास रूहिका को अकेला छोड़कर वो उसके पीछे नहीं गई। वरद अपने कमरे में आ गया था। रूहिका की कहीं वो सारी बातें उसके कानों में गूंज सी रही थी। उसको ये लगने लगा था वो इसलिए उससे नफरत करने लगा है कि उसके भाई ने उसके पापा के जान लिए। सब सोचते हुए एक लंबी सांस लेकर वो अपनी जगह पर बैठ गए। उसने अपने आप में ही कहा, सच में नहीं समझती यार, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझती। पता नहीं पहले कैसे समझ जाती थी। वो इस तरह खामोशी से बैठा हुआ था। कुछ देर बाद अब उसके कमरे का दरवाजा बजा। ये आवाज सुनकर उसके सामने देखा तो पाया सामने महक थी। उसने उसकी ओर देखकर कहा, परमिशन की जरूरत तो नहीं है तुम्हें। महक हल्की मुस्कुराहट के साथ अंदर आ गई और उसने उसके पास बैठे हुए पूछा, अब तुम क्यों परेशान हो। वो ये सुनते ही बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। महक को एक बार फिर रूहिका की कही बातें याद आने लगी। उसको परेशान देखकर उसे अच्छा नहीं लगत रहा था, इसलिए उसने वरद के पास आकर उसे समझाने का सोचा, लेकिन उससे क्या कहेंगी उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक वो बैठी रही और उसके बाद अब उसने हिम्मत करके कहा, मेरी एक बात सुनोगे। वरद ने उसकी ओर देखा तो वो एक गहरी सांस छोड़कर बोली, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, तुम्हारा नाराज होना बनता भी है, पर वो सच में बहुत ट्राई कर रही है। वो ऐसी ही है, ये बात हम दोनों ही जानते हैं। थोड़ी सी पागल है वो यार, पर क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते। तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, लड़ते हुए नहीं। महक की बात सुनकर वो 2 पल तक चुप रहा और उसके बाद उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम जगह दे रखी थी और ये बात तुम दोनों ही जानती हो। मैं कोशिश करता रहा, उसके बाद भी उसने एक बार मेरी बात नहीं सुनी। उसकी नज़रों में मैं गलत था और अपने गुस्से में उसने क्या क्या किया है ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगी। ऐसा नहीं है, मैं उससे नाराज हूँ, बस समझ नहीं आ रहा मुझे। महक उसकी बातें सुनकर अब बोली, सूर्या का क्या हुआ, उसे छोड़ा तुमने। सूर्या का नाम सुनते ही वरद के चेहरे पर एकदम गंभीरता आ गई। उसने कहा, छोड़ चुका हूँ, उसे हॉस्पिटल एडमिट है, वो पिछले 2 हफ्तों से। महक की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो हैरान होकर उसे देख रही थी। उसने अब उसकी देखते हुए कहा, तुमने उसे इतना टॉर्चर किया है। वरद ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों के सामने वो दिन आने लगा जब वो रूहिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये याद आते ही उसकी आंखें एकदम चिंगारी की तरह जल उठी और उसने गुस्से से कहा, मेरे बस चलता है तो जिंदा ही नहीं छोड़ता उसे।
उसका गुस्सा देखकर महक एक पल के लिए पीछे हट गई। अगले ही पल उसने कहा, यार तुम सच में बहुत अलग हो गए हो। ये सुनते ही उसने एक ठंडी सांस भरकर कहा, हाँ बहुत अलग हो गया हूँ मैं। अभी मेरी जिंदगी में अब किसी के लिए जगह नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कोई मेरी जिंदगी में आए। उसके चेहरे पर सपाट भाव थे। महक अजीब तरह उसे देखने लगी। इन दोनों को साथ लाना सच में बहुत मुश्किल होने वाला था। अगस्त्य और अशीति को वापस नासिक जाना था, जो सोच कर अशीति का मुंह बन गया क्योंकि वो अपने घर जाने वाली थी। उसे अगस्त के साथ रहने का मौका नहीं मिलने वाला था। वो उदास नजर आ रही थी। इस वक्त अपने कमरे में ही बैठे हुए थी और अगस्त्य उसके उठने का इंतजार कर रहा था ताकि वो लोग जा सके। उसने भी गहरी सांस लिया और अशीति के पास आया। वो उसके पास आकर घुटनों पर जमीन के बाल बैठते हुए बोला, इट्स ओके, बस कुछ दिन की बात है। आई नो तुम डिस्टर्ब हो, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। अशीति ने जब ये सुना उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगी और उसने कहा, सच में मेरा साथ देंगे ना? अगस्त्य ने जैसे ही हाँ में गर्दन हिलाई वो मुस्कुरा कर बोली, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आप है तो सब अपने आप हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उसने गुस्से के गाल पर किस कर लिया। वो मुस्कुरा कर बोला, अब चले? जी चलते हैं। अशीति उठकर खड़ी हुई तो अगस्त्य भी आगे निकलने लगा, लेकिन अब अशीति एकदम उसका हाथ पकड़ लिया था, जो देखकर वो ठहर गया। उसने पलट उसकी तरफ देखा। वो कुछ पूछता उससे पहले ही अशीति उसके सीने से लगी और अगस्त्य को अब समझ आ गया वो उससे दूर जाने की वजह से सच में काफी डिस्टर्ब थी। उसने अशीति को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी और उसके सर पर किस करते हुए बोला, इट्स ओके, मैं हूं ना, सब ठीक है, डोंट वरी। अशीति कुछ नहीं बोली थी। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक अजीब सा सुकून था इस एक पल में। काफी देर यूं ही बीत गया। उसके बाद अशीति ने अपनी पकड़ जैसे ही ढीली की अगस्त्य ने उसे छोड़ा। वो उसकी तरह देखकर बोली, ऑफिस में मैं आऊंगी पर आप बदतमीजी नहीं करेंगे, मैं बता रही हूं। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे आप उस दिन। उसने जिस अंदाज में कहा, अगस्त्य ने अब एकदम ही कहा, हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? तुमने जो किया था उसके बाद यूं कहना बनता था मेरा। वो उसे घूरने लगी तो वो बोला, मुझे लगा था शायद कुछ तो बोलोगी। तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तरह बेवकूफ है। तुम्हें लगता है अगर तुम मेरी जिंदगी से जाना चाहती तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने देता? अशीति ने जैसे ये सुना उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। उसने आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखकर कहा, मतलब आपको पता था कि ये सब मैं किसी वजह से कर रही हूं? अगस्त्य ने अब गंभीरता से उसकी तरफ देखकर कहा, एकांश और तुम्हारी फोटो आई थी मेरे पास, बस उसी से पता चला मुझे। अशीति ने ये सुनकर फौरन कहा, सच्ची में मैं उससे काम के लिए मिली थी, मतलब मेरी हेल्प कर रहा था? आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, मैं ऐसे नहीं मिली थी। अगस्त्य उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर अभी एक डर था और इधर शायद उसको को देने का डर था, उसका विश्वास खो देने का डर था। अगस्त्य ने अपने हाथ आगे करके उसके दोनों गालों को थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुआ बोला, मैं यकीन एक बार अगर करता हूं तो करता हूं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है अशीति शर्मा तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। ऐसा कहते हुए उसने प्यार से उसका माथा चूम लिया, जो अशीति को एक सुकून दे गया और वो खुलकर मुस्कुरा उठी थी। शाश्वत जी की खुशी देखकर शिल्पा जी का शक बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उनको घर में कुछ मिल ही नहीं रहा था जिसकी वजह से वो कुछ भी सोच सके या कुछ भी कर सके। वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से वो खुश थे। वो उनके स्टडी में आ गई थी क्योंकि शाश्वत जी घर पर नहीं थे। शिल्पा जी इधर उधर सारी चीज देखने लगी। कुछ जरूरी पेपर से दिखे लेकिन कुछ ऐसा नहीं दिखा। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चिढ़कर ड्रॉअर बंद करके जाने ही लगी थी, तभी उनको टेबल पर एक लिफाफा नजर आया। उन्होंने वो लिफाफा देखा और अब उसे खोलने लगी। उन्होंने जब पूरा पेपर खोल कर देखा तो उनकी आंखों में हैरानी उतर आई थी और वो हैरान होकर वो पेपर देखते रही। अब अगले ही पल उनके चेहरे पर हैरानी की जगह गुस्सा उतर आया और गुस्से से बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं शाश्वत दीक्षित, तुम देखते जाओ क्या क्या करते हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हारी वो नाजायज बेटी मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, उसका कोई हक नहीं है हमारी जिंदगी में आने का, पर तुम्हें समझ नहीं आया। अब तुम्हें मैं बहुत ही अच्छे से समझा देती हूँ।
उनका चेहरा इस वक्त भी गुस्से से एकदम लाल था, लेकिन अब उन्होंने वो पेपर रखे और पैर पटकते हुए गुस्से से वहां से निकल गई। शाश्वत जी इसका वक्त एक कैफे में एकांश के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने गंभीरता से उसकी तरफ देखकर पूछा, अशीति अगस्त्य रायचंद के साथ गई है, ये बात तुम जानते थे ना? ये सुनते ही एकांश ने कहा, हाँ मैं जानता था, मैंने आपको यही तो बताया, वो सिर्फ काम के लिए गई है और अगस्त्य के ऑफिस में एक आदमी है मेरा, उससे मुझे जानकारी मिलती रहती है। दोनों के बीच मनमुटाव सबको नजर आने लगा है, यहाँ तक कि बात डिवोर्स पर भी आ गई और ये बात भी ऑफिस में सब जानने लगे हैं। ये सुनते ही शाश्वत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस ये डिवोर्स हो जाए, उसके बाद अब मुकेश खुराना से उसको दूर करना होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एकांश ने जब ये सुनो वो मुस्कुरा दिया। उसने बहुत ही आराम से कहा, उसके घर वाले वैसे ही उससे नाराज है, डिवोर्स पेपर साइन होने के बाद नाराजगी बढ़ेगी और बाकी उसे भड़काने का काम मैं करूंगा, उसके बाद वो अपने आप वहीं आकर रहेगी जो घर आपने उसके नाम किया है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वैसे भी वो रायचंद विला से इसीलिए आई क्योंकि आपने उसके नाम घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस कर रखा है, तो कब तक वो वहां रहेगी, बहुत जल्द आपके पास आएगी। एकांश की इन बातों ने शाश्वत दीक्षित के दिल को सुकून पहुंचा दिया था। वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और एकांत उनको बहुत ही गौर से देख रहा था। शाश्वत जी ने अब भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी जो सारी उम्मीदें टूट गई थी उसके बाद तुम आए और तुम्हारी वजह से अब सारी चीज ठीक हो सकती हैं। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। एकांश ने ये सुनकर मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है अंकल, मैं भी उसे अपनी जिंदगी में चाहता था, उसने मना किया, उसे अगस्त्य रायचंद के आगे कोई नजर नहीं आया, लेकिन अब जो आपने किया उसके बाद वो मेरी जिंदगी में आएगी तो इससे बढ़कर क्या होगा मेरे लिए। ऐसा कहकर वो गहराई से मुस्कुरा रहा था और शाश्वत दीक्षित ये सुनकर हल्का सा हंस पड़े और बोले, हाँ बहुत जल्द विजेंद्र से बात करता हूँ रिश्ते के लिए। उनकी बात पर एकांश एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उनको देखने लगा। अगस्त्य और अशीति इस वक्त गाड़ी में थे, वो दोनों पहुंचने ही वाले थे। अशीति उदास होती जा रही थी जो अगस्त्य बहुत ही गौर से नोटिस कर रहा था। उसने सामने देखकर ही कहा, इट्स ओके, कहा ना मैं हूँ, हो जाएगा सब ठीक, क्यों परेशान हो रही हो तुम? अशीति ने जैसे ये सुना वो मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही, अब तो मैं एकदम ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर अगस्त्य को भी राहत मिली और उसकी फेस बता रही थी, वो बस मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसको स्माइल देखकर उसने एक गहरी सांस ली। उसने गाड़ी रोकी और उसकी ओर देखा तो अशीति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, जा रही हूँ। अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी, या कहो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अशीति ने सीट बेल्ट खोली और मुस्कुराकर बोली, ओके बाय। वो खुश हो रही थी, शायद उसे दिखाना चाहती थी कि वो उदास नहीं थी, इसीलिए उसने ऐसा किया था, लेकिन अगस्त्य समझ रहा था। उसने एकदम उसके कलाई पड़ी जो महसूस कर अशीति ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो कुछ समझती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचा। अशीति ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अगस्त्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अशीति जो अब तक मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, उसके चेहरे पर भी एकदम उदासी आने लगी। अगस्त्य ने उसके पीठ पर अपने हाथों को एकदम कसते हुए कहा, डोंट वरी, मैं हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नहीं की बात है, तुम्हें वैसे भी अपने घर जाना था ना, तो चलो यही समझ लो कुछ दिन के लिए। अशीति ने जब भी सुना अब की बार वो खुलकर मुस्कुरा दी। उसने उसके सीने से लगा अपना चेहरा दूर करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं देखती हूँ मेरे लिए डियर पतिदेव क्या करने वाले हैं और कब लेकर आते हैं आप मुझे अपने साथ वापस। अशीति अब उससे दूर हटी, लेकिन वो अभी उसे देख रही थी। दोनों के नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। अशीति जो अब उठने लगी थी, वो अब उठने की जगह उसकी गोद में आकर बैठी तो अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ समझता उससे पहले ही वो बोली, मैं कॉल करूंगी तो आप प्लीज रिसीव करना, और घर में सब नाराज होंगे ना मुझसे, खासकर दादाजी, वो तो बहुत ज्यादा नाराज होंगे। क्या वो मुझे आपके साथ मतलब वापस आने देंगे? उसका ये सवाल सुनते ही अगस्त्य का चेहरा एक पल के लिए सर्द हो गया।
अभी जो हो रहा था वो तो कहीं ना कहीं कुछ और ही था, लेकिन अविनाश जी के मन में क्या था ये बात अब तक वो समझ नहीं पाया था। अशीति ने जब उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस देखे वो एकदम गंभीर होकर बोली, क्या दादाजी मुझे आपके साथ नहीं रहने देंगे? क्या हमारा डिवोर्स सच में हो जाएगा? पर आप जानते हैं, मैं सच्ची आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने ये सब ऐसे नहीं किया, मतलब मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। आप समझ रहे हैं ना? उसकी बातों में जो बेचैनी थी वो अगस्त्य को साफ नजर आ रही थी। उसने प्यार से अशीति के गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो प्लीज, और दादू की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। चाहे कोई चाहे या ना चाहे तुम मेरी जिंदगी में हो और मेरी जिंदगी में ही रहोगी। अशीति को ये सुनकर एक अलग ही राहत और सुकून मिला था। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एकदम रिलैक्स होकर मुझसे बात करते हैं, क्योंकि ऐसे आपको मैंने किसी से बात करते ही नहीं देखा, पर अब आप मुझसे बात करते हैं। अच्छी बात है, कम से कम मेरे लिए तो अच्छी बात है। अगस्त्य उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। उसने अशीति का चेहरा अपने करीब करके उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, परेशान नहीं होना, और एक बात एकांश खुराना से अगर तुम बात करोगी या मिलोगी ये बात मुझे पता होनी चाहिए। अशीति ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा, एक तो आप ना बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। मैं मिलती नहीं हूँ उससे और ना मेरी बात होती है, बस वो शाश्वत दीक्षित से मिलता है, उसे सब पता रहता है, तो बस इसलिए कॉल आई और कोई बात नहीं है। अगस्त्य ने ये सुनकर उसके गाल पर रखा हाथ उसके होठों के कोने पर रखा और उसका चेहरा अपने एकदम करीब करके बोला, तुम पर यकीन है और किसी पर नहीं, और उसे कांच खुराना पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो, उसके बाद तुम उससे बात कर पा रही हो, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। उसने जिस तरह से कहा था अशीति देख पा रही थी, उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। अशीति मुस्कुरा दी। उसने उसके करीब चेहरा करके उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। अगस्त्य जो अब तक गुस्से में था, उसके चेहरे पर एकदम शांति आ गई। अशीति के होठों की छुअन महसूस कर वो अब एकदम शांत हो चुका था। उसने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी और उसे किस करने लगा, लेकिन एकदम उसने अपनी आंख खोली और आसपास देखा। अशीति उसका रिस्पॉन्स ना फील करके उससे दूर हुई। उसने अगस्त्य की तरह देखा तो वो बोला, अब जाओगी? अशीति का मुंह बन गया, वो बुरा सा मुंह बनाकर उसको देख रही थी, तो अगस्त्य एक गहरी सांस लेकर एक बार फिर से उसका माथा चूम कर कहा, करता हूँ कुछ। मिलते हैं फिर, परेशान नहीं हो, बस जब मिलना एक बार कॉल कर देना। अशीति मुस्कुरा उठी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो इंसान जो कुछ महीने पहले तक उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था, वो उसे चाहने लगा था। अगस्त्य रायचंद जो खुलकर अपनी बात किसी से नहीं कहता था, वो उससे इतनी बातें करता था। उसे परेशान होने के लिए नहीं बोल रहा था, उसकी हर एक बात की फिक्र थी उसे, जो अशीति को एक बहुत ही प्यारा एहसास दिला रही थी, और उसे एहसास हो गया था कि अब वो उसकी जिंदगी में अपनी एक बहुत ही अहम जगह बना चुकी थी। अशीति ने अगस्त्य के गाल पर किस की और मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू। अगस्त्य बस खामोशी से देखता रह गया और वो गाड़ी से निकल गई। अगस्त्य उसी तरह अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और उसकी नजरें अशीति पर थी। वो जैसे ही गली में गई, अगस्त्य ने गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी मोड़ ली। अशीति घर आ गई। उसको देखते ही उसकी माँ कविता जी ने कहा, खुश हो जा, आ गए डिवोर्स पेपर, और साइन कर दिया उस पर दामाद जी ने। तुझे यही चाहिए था तो यही कर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तू करना क्या चाहती है। उनके साथ रहना नहीं है तुझे, लेकिन वहीं पर काम कर रही है, ये क्या तरीका है? अशीति ने अपनी माँ की बात सुनकर मुंह बनाकर कहा, तो क्या करूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो मैं तोड़ नहीं सकती, वरना जेल भी हो सकती है, मुझे करना पड़ेगा ना, और डाइवोर्स पेपर्स दे दीजिएगा, मैं साइन करके लॉयर से मिल लूंगी। कविता जी हैरान थी। उनको लगा शायद डिवोर्स पेपर्स की बात सुनकर कुछ तो बदलेगा, शायद वो परेशान होगी या शायद कुछ तो वो कहेगी, लेकिन यहाँ उसके एक्सप्रेशंस एकदम अलग ही थे जो उनको हैरानी में डाल रहे थे। अशीति वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कविता जी बस उसको देखती रह गई। मयूर जब घर आया, कबीर उसके साथ ही था। उसने कविता जी की ओर देखकर पूछा, आशु आई आंटी? कविता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो उठकर अशीति के कमरे की तरफ बढ़ गया।
अशीति अपना फोन निकाल ही रही थी, उसने जैसे ही कबीर को देखा वो मुस्कुरा कर बोली, तो फाइनली तुझे भी टाइम मिला मेरे लिए। कबीर ने ये सुनते ही कहा, मैडम बिजी तू थी, मुंबई तू गई थी, मैं नासिक में ही था। कबीर आकर उसके पास बैठ गया। अशीति ने उसकी ओर देखकर पूछा, और बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। वो खुश हो रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी जो कबीर को बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने उसकी ओर देखकर गंभीरता से कहा, क्यों कर रही है आशु? यार मैं जानता हूँ तुझे इतना पता है कि तुम ये सब कुछ ऐसे ही तो नहीं कर रही, और अगर तू कर भी तो अगस्त्य उसको इतना तो समझ गया हूँ मैं कि वो इतनी आसानी से तुझे अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। क्या चल रहा है? अशीति ने ये सुनकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जब उनके साथ रहना ही नहीं चाहती तो वो क्या कर सकते हैं? यार देख, जिस तरह के इंसान वो है ना, उसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, वरना उनके साथ रहना पहले ही मेरे में बहुत मुश्किल था। कबीर उसकी बात सुनकर गंभीरता से उसकी आंखों में देख रहा था और अशीति अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उससे झूठ बोल पाना भी बहुत मुश्किल था। कबीर ने गंभीरता से कहा, और तू मुझे कह रही है कि तू किसी को प्यार के नाम पर धोखा देगी? आशु, तूने खुद कहा है वो इंसान तेरे को अपना लगता है, वो तेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है, तू प्यार करती है उससे। अशीति ये सुनकर बेड से उठकर खड़ी हुई और उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, उस वक्त वो आ रहे थे इसीलिए कहा मैंने, उस दिन भी मैंने तुझे ये बात कही थी पर तू पीछे पड़ गया। यार मैं सच में नहीं रहना चाहती हूँ उनके साथ, और वैसे भी यहाँ भी सबको प्रॉब्लम नजर आ रही है, मुझे दिख रहा है, तो मैं वही शिफ्ट हो जाऊंगी जहाँ मेरे पापा ने मेरे लिए घर लिया है। कबीर की आंखों में हैरानी बढ़ गई थी। उसने एकदम उठकर उसके पास आकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू उस इंसान को अपना पापा कह रही है, और यहाँ अंकल ने जो तेरे लिए क्या वो तुझे नजर नहीं आ रहा? तू ऐसा कैसे कह सकती है? तू यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। हाँ तो क्या करूँ मैन? यहाँ पर सब मेरे साथ ऐसे बिहेव करते जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। उन लोगों को मैं इतनी गलत लग रही हूँ। वैसे भी मुझे वही जाना था, पर डिवोर्स वाली बात थी इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ आती हूँ उसके बाद जाऊंगी। देखती हूँ मैं मुझे क्या करना है, और प्लीज तू इस सब बारे में बात करनी हो तो मत आया कर, अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो ठीक है, वरना मत आ तू भी। अशीति की बातें कबीर को हैरानी में डाल रही थी। वो उससे बात करने एक बार फिर आया था, क्योंकि उसे पता था अशीति उससे ज्यादा दिनों तक झूठ नहीं बोल पाएगी, लेकिन आज उसकी जो बातें थी वो उसकी हैरानी को एकदम बढ़ा गई थी। अगस्त्य रायचंद विला पहुंच चुका था। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी अविनाश जी अपने कमरे से निकले और उस पर नजर पड़ते ही उन्होंने गंभीरता से कहा, अगस्त्य रुको। अपने दादू की आवाज सुनते ही उसके कदम ठहर गए और एक बार फिर उसे अशीति की बातें याद आने लगी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, क्या हुआ है? अविनाश जी ने गंभीरता से और कुछ तेज आवाज में कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुमको समझ आ रहा है? कल तक तुम उस लड़की को डिवोर्स पेपर भिजवा चुके थे और आज तुम उस लड़की के साथ 2 दिन मुंबई में बिता कर आ रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? अगस्त्य ने जब अशीति के लिए उनके मुंह से ये बातें सुनी, ना जाने कि वो बर्दाश्त नहीं करता, और उसने एकदम पलटते हुए गुस्से से कहा, सबसे पहली बात, उस लड़की का नाम अशीति है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और रही दूसरी बात तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने काम से गया था, वो वहां मेरे साथ मेरी पीए बनकर कर गई थी। अविनाश जी उसका ये रिएक्शन देखकर कुछ हैरान हो गए और वो उसकी तरफ देखने लगे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अविनाश जी हैरान थे। कल तक वो उसे डाइवोर्स दे रहा था और आज जब उन्होंने अशीति के लिए ऐसा कहा तो इतना अलग तरीके से रिएक्ट करके गया। अविनाश जी ने अपने आप में कहा, ये लड़का कुछ तो कर रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। करना क्या चाहता है ये? क्या चल रहा है ये सब? अगस्त्य अब अपने कमरे में आ गया था। उसने गहरी सांस ली। एक बार फिर वो इस कमरे में अकेला था, जो एहसास कुछ अजीब सा था। 2 दिन तक अशीति के साथ बिताकर कहीं ना कहीं एक बार फिर उसकी आदत लग गई थी। उसने अपना फोन जेब से निकालकर बेड पर फेंका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।
कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज करके वापस अपने कमरे में आया और उसने अपना फोन उठाया। वो अशीति को कॉल करने का सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसका फोन बजा। वरद का नंबर देखते ही अगस्त्य के चेहरे पर एकदम गंभीरता आ गई और उसने कॉल रिसीव की। तभी दूसरी तरफ से वरद की आवाज आई और उसने जो कहा वो सुनते ही अगस्त्य के चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। अगस्त्य ने अब मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड डॉट। बस ऐसे ही एक एक डिटेल्स पर काम करते रहो, सही जगह पर चोट दे रहे हो इस वक्त तुम डॉट। वरद से बात करके उसने अपना फोन रखा। वो अशीति को कॉल करने का सोच रहा था, पर फिर कुछ सोचकर उसने उसे कॉल ना करना ही ठीक समझा। उसने अपना फोन रख दिया। आजकल उसके लिए सबसे मुश्किल काम यही होता था। वो अपने कमरे में ही खुद को अधूरा सा महसूस करने लगा था। उसने इधर उधर नजर डाली और अब बालकनी में आकर खड़ा हो गया। वरद ने अगस्त्य से बात करके जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट किया, उसकी नज़र रूहिका पर पड़ी जो वहीं उसके पास ही खड़ी थी। रूहिका को देखते ही उसने सामने देखा, तभी वो मुस्कुराकर तंज से बोली, अगस्त्य की जिंदगी में एक छोटी से छोटी बात से इतना फर्क पड़ता है। काम है मेरा डॉट। वरद ने सामने देखकर एकदम सपाट लहजे में कहा और उसकी ये बात सुनते ही रूहिका ने उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। वो अब आहिस्ता से बोली, शायद तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह वो बन गई है जो मैं कभी नहीं बना सकी। वरद ने उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहा, पर एक बार फिर से उसे रूहिका की कही बातें याद आने लगी। उसे लगता था उसके भाई की वजह से उसके पापा की डेथ हुई, इसलिए वो उससे नफरत करने लगा डॉट। वरद ने एक नज़र उस पर डालकर कहा, मेरे लिए तुम जो थी वो जगह तुम्हारे बाद खाली पड़ी है। हाँ, तुम्हें नजर नहीं आता वो अलग बात है। वरद इतना कहकर वहां से चला गया। रूहिका नासमझी से उसे जाते हुए देखती रह गई डॉट। अशीति डिनर के बाद अपने कमरे में आ गई। उसके घर वाले, खासकर उसके पापा मुकेश जी, कुछ ज्यादा ही परेशान थे। ये देखना अशीति को तकलीफ भी दे रहा था। वो उदास होकर अपने कमरे में आ गई, तभी उसका फोन बजा। उसे लगा अगस्त्य का कॉल होगा। उसने एक्साइटेड होकर कॉल रिसीव करने के लिए फोन उठाया, पर उस पर एकांश की कॉल आ रही थी, जो देखकर उसे अगस्त्य की कही बात याद आ गई, पर उसने अब कॉल रिसीव की। एकांश ने अब सवाल किया, तो आगे का सोच रखा है ना? ये सवाल सुनते ही अशीति के माथे पर कुछ शिकन आ गई, पर उसने अब खुद को नॉर्मल करके कहा, हाँ मैं आऊंगी शाश्वत दीक्षित के सामने। बस तुम एक बात याद रखना एकांश खुराना, मेरे पापा या मेरे हस्बैंड को कुछ खतरा नहीं होना चाहिए। एकांश ने जब ये सुना, उसके चेहरे पर एकदम ही गंभीरता सी आ गई। वो कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बोला, हाँ डॉट। डोंट वरी। एकांश से बात करके अशीति ने फोन रखा। वो कुछ उदास सी हो गई थी। अगस्त्य अपने कमरे की बालकनी में ही खड़ा था। कॉल आने की आवाज सुनकर उसने एक लंबी सांस ली और कमरे में आया। उसने घड़ी की तरफ देखा जो 2 बजा रही थी। उसने अपना फोन देखा तो चेहरे पर सर्द भाव आ गए। जैसा उसने सोचा था वैसे ही सामने अशीति का नाम शो रहा था। उसने फोन बेड से उठाया और कॉल रिसीव कर अपने कान से लगा। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, अशीति की आवाज आई, मुझे लग ही रहा था आप नहीं सोए होंगे। अगस्त्य अपना फोन कान से लगाए बालकनी में आ गया। उसने एक गहरी सांस ली। वो एक लंबी सांस लेकर बोला, मुझे पता था तुम कॉल करोगी। एकांश से बात हुई तुम्हारी? अशीति ने जैसे ही ये सुना, उसने एक बार फिर एकांश की बातें याद आने लगी जो भी उसने उसे बताया था। वो सोचकर उसने एक लंबी सांस ली और सारी बातें उसे बता डाली। जो सुनते ही अगस्त्य ने अशीति से कहा, और अब तुम मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि तुम अपना घर छोड़कर उसके घर में रहने वाली हो। अशीति ने जैसे ये सुना वो धीरे से बोली, मैंने यही सोच है, मुझे ये करना पड़ेगा। अगस्त्य ने जैसे ये सुना उसका गुस्सा बढ़ सा गया था और उसने एकदम गुस्से से कहा, जस्ट शट अप अशीति। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि अशीति फोन के दूसरी तरफ ही सहम सी गई। उसने अपनी आंखें भींच ली थी। वो अब खुद को सामान्य करते हुए आहिस्ता से बोली, मैंने आपको बताया था ना अगस्त्य डॉट। अगस्त्य के चेहरे पर अब भी गुस्से की लकीरें थी। उसने एकदम ही कहा, अगस्त्य रायचंद की बीवी हो तुम, और तुम उस इंसान के सामने कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ सकती। भाड़ में गया सब, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। बस ये नौटंकी करने की अब जरूरत नहीं है। और आपको भी बस इतनी गारंटी दीजिए, मुझे फिर दिखाती हूँ मैं इस शाश्वत दीक्षित को। अशीति शर्मा के अंदाज डॉट।
अशीति ने कहा वो सच में उसके लिए भी तो परेशान थी। अगस्त्य उसकी ये बातें सुनकर एक पल के लिए ठहर सा गया। उसने अब एक लंबी सांस के साथ कहा, हम कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो परेशान बाकी लोग होंगे। एकदम ही अशीति को राहत सी मिली थी, इसलिए उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा और उसकी ये बात सुनकर अगस्त्य हल्के से हंस दिया। शिल्पा जी को जब से सारी बात पता चली थी वो बुरी तरह से बौखला गई थी। अपने काम की वजह से शाश्वत थी देर से घर आए। जैसे ही वो घर आए अपने इंतजार में पत्नी को देखकर उनके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शाश्वत जी कुछ रिलैक्स होकर बोले, 3 बज गए और तुम अब तक इंतजार कर रही हो। बहुत वक्त बाद हुआ ऐसा। उनकी बात सुनते ही शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अभी आती हूँ आपके लिए चाय लेकर। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। अपनी पत्नी के बदले हुए इस अंदाज को देखकर वो कुछ हैरान भी थे, लेकिन अब वो मुस्कुरा दिए। वो अब अपने आप में ही बोले, वाह आज तो मेरी बीवी के अंदाज ही बदल गए हैं। वो खुश हो रहे थे मगर अगले ही पल वो बोले, पर ये इतनी भी आदर्शवादी पत्नी तो नहीं, क्या चल रहा है इसके दिमाग में डॉट। वो यही सोच सोचकर कुछ उलझ से गए थे। वो जानते थे शिल्पा जी इतनी भी भोली भाली नहीं थी। वो आज तक उनका इंतजार नहीं करती थी, फिर आज इतनी रात तक इंतजार करने का क्या मतलब। शाश्वत जी यही सोच रहे थे, तभी कुछ सोचकर उनके माथे पर शिकन भरी लकीरें आ गई। वो अभी अपनी सोच विचार में थे ही तभी शिल्पा जी आई हुई नजर आई। उनके हाथ में कॉफी मग था। देखकर शाश्वत जी की हैरानी बढ़ गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे वो सच में उनके लिए कॉफी बना कर लाई थी। वो अभी उनको देख ही रहे थे तभी शिल्पा जी उनके पास आई और उन्होंने गुस्से से कॉफी उनके मुंह पर उछाल दी। शाश्वत जी गुस्से से बिलबिला उठे कि शिल्पा जी ने तेज आवाज में कहा, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, गर्म कॉफी नहीं थी। अगर मेरा बस चलता तो अभी खोलती हुई गर्म कॉफी तुम्हारे मुंह पर डालती मैं डॉट। शाश्वत जी ने गुस्से से उनका घूर कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही हो तुम? उनकी बात सुनकर शिल्पा जी का गुस्सा कम होने की जगह बढ़ गया और उन्होंने गुस्से से उनके पास आकर उनकी कॉलर को पकड़ते हुए उन्हें लगभग खींच कर कहा, शाश्वत दीक्षित तुम्हें मेरा गुस्सा नजर आ रहा है? जो तुमने किया है उसके बाद मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब करने की? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी वो नाजायज बेटी हमारी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। अब तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। शाश्वत जी ने जैसे ही ये सुना उनके चेहरे पर शिकन भरी लकीरें आ गई। वो उनको समझने की कोशिश करते हुए बोले, शिल्पा देखो तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी को पता नहीं चलेगा इस बारे में, और हमारा बेटा विराट कि तभी शिल्पा जी ने गुस्से से उनको जोर से धक्का दिया जिसकी वजह से वो सीधा सोफे पर गिर पड़े। शिल्पा जी ने गुस्से से ही कहा, मेरे बेटे का नाम तुमको मत लो, उसके साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। शाश्वत जी उनको समझने की कोशिश करते लेकिन शिल्पा जी को समझने को तैयार ही नहीं थी और उन्होंने गुस्से से एक बार फिर से कहा, तुम मेरे सामने अभी अपना मुंह मत खोलना, जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली हूँ। शिल्पा जी वहां से पैर पटकते हुए चली गई। शाश्वत जी उनको जाते हुए देखते रह गए। उनके माथे पर शिकन भरी लकीरें आ गई थी। वो जानते थे कि अब जब उनको सब सच पता चल गया तो वो इतनी आसानी से शांत तो नहीं बैठेंगी, और उन्होंने धमकी भी दिया, मतलब कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था। वही गहरी सांस भरकर अपने आप को शांत करते हुए बोले, अभी पहले मेरा ध्यान अशीति पर है, वो एक बार वहां आ जाए उसके बाद में शिल्पा को भी संभाल लूंगा। इसे संभालना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एकांश को अब तक यही पता था कि अशीति अपना घर छोड़कर अब शाश्वत दीक्षित के दिए घर में रहने को तैयार थी, तो वो उसी हिसाब से सारी चीज प्रिपेयर कर रहा था। शाश्वत दीक्षित भी खुश थे, आखिर आज अशीति आने जो वाली थी वो इस वक्त उस घर में थे जो उन्होंने अशीति के नाम से खरीद के रखा हुआ था। एकांश भी उनके साथ ही था। उसको देखकर शाश्वत जी ने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा आज मेरी बेटी मेरे घर में कदम रखेंगी। एक वक्त पर उसने मुझे अपना बाप मानने से मना कर दिया था। बहुत खुश नजर आ रहे थे तभी एक सख्त आवाज आई, मैं आज भी आपको अपना बाप नहीं मानती। ये आवाज सुनते ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने देखा तो सामने अशीति खड़ी थी।
एकांत हैरान था। उसकी नजरों में ऐसा कुछ तो होने ही नहीं वाला था। वो हैरान होकर अनीति की ओर देख रहा था, जिसके चेहरे पर एकदम कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वो तेज कदमों से उन दोनों की तरफ आ गई और उसने अब मुस्कुरा कर कहा, क्या लगता है आपको, एक घर देकर आप मुझे खरीद लेंगे? मिस्टर शाश्वत दीक्षित, अशीति शर्मा को खरीदना इतना आसान नहीं है, और एक बात, मेरे बाप नहीं हो तुम, तो ये बात याद रखना और आइंदा खुद को मेरा बाप कहने की जरूरत नहीं है। अशीति शर्मा के पापा का नाम मुकेश शर्मा है। शाश्वत दीक्षित फटी फटी आंखों से उसको देख रहे थे। उन्होंने एकांश की तरफ देखा, जो खुद भी कंफ्यूज था। उसे अशीति ने जो बताया था और वो उसके साथ मिलकर जो कर रहा था, उस हिसाब से ये सारी चीज होने ही नहीं वाली थी, इसलिए वो इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं था। वो कंफ्यूज होकर अशीति को देख रहा था। शाश्वत दीक्षित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नाराजगी अब तक गई नहीं ना बेटा, मैं सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये घर, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। तुम आ गई हो, अब संभालो। ऐसा कहकर उन्होंने जैसे ही चाबी आगे बढ़ाकर अशीति के हाथों में देनी चाहिए, अशीति ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस चाबी को जमीन पर पटकते हुए कहा, तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तुम मुझे कुछ दे सको, इतने अमीर नहीं हो तो क्या लगता है तुम्हें, तुम मेरे पापा के नाम की धमकी दोगे तो मैं डर जाऊंगी? डरती नहीं हूं मैं, तुमसे जो करना है कर लो। एकांश खुद हैरान था। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन शाश्वत दीक्षित उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और उनके कोशिशें के बाद भी अशीति उल्टा ही जवाब दे रही थी, जो देखकर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम शायद भूल गई हो मैंने तुमसे क्या कहा था। बात तुम्हारे बाप और तुम्हारे पति की भी है। तभी अशीति हंस पड़ी और उसने हंसते हुए कहा, कौन सा पति? डिवोर्स दे दिया मैंने उन्हें, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगस्त्य रायचंद के साथ तुम्हें जो करना है तुम वो करो। रही बात मेरे पापा की, तो मेरे पापा को हाथ लगाकर दिखाना। अशीति शर्मा सामने खड़ी है। शाश्वत दीक्षित, कुछ नहीं कर सकते तुम, और एक बात आज अपने मुंह पर लगा ये तमाचा याद रखना। सब कुछ देकर, सब कुछ लुटाकर कर भी तुम खाली हाथ हो। कुछ नहीं आया तुम्हारे हाथ और ना कभी आएगा, क्योंकि अशीति शर्मा सिर्फ और सिर्फ मुकेश शर्मा की बेटी है। वो डर नहीं रही थी, वो घबरा नहीं रही थी, वो परेशान नहीं थी। उसने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा था और उसका यही कॉन्फिडेंस शाश्वत दीक्षित को हैरान कर रहा था। उन्होंने एकांश की तरफ देखा तो एकांश अब आगे आता हुआ बोला, क्या बात कर रही है, मैंने तुम्हें समझाया था ना, अंकल के बारे में बताया था। तभी अशीति ने कहा, एक्सक्यूज मी, तुम्हें ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। तुमसे 2-4 बातें कर ली तो तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, और तुम लोगों को सच में लगता है पैसों के लिए मैं इतनी आसानी से ये सब मान जाऊंगी? अगस्त्य रायचंद नाम काफी है इस पूरे शहर में, और तुम्हें लगता है उनको छोड़कर मैं पैसों के लिए तुम लोगों के पास आ जाऊंगी? बहुत बड़े बेवकूफ आदमी है दोनों। शाश्वत दीक्षित और एकांश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अशीति हंसकर कहा, आपकी बातें मानने के लिए मैं तैयार हो गई, इसका ये मतलब नहीं मैं सच में तैयार हो गई थी। मैंने प्रिपेयर किया ये सब, कोई तो रीजन चाहिए था मुझे अगस्त्य रायचंद से डिवोर्स का, तो बस तुम लोगों को मोहरा बनाकर कर लिया मैंने अपना काम। अब एक बात याद रखना, जो करना है तुम वो करो, लेकिन मेरे पापा को अगर कुछ हुआ तो तुम दोनों बचने वाले नहीं हो, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत है। एकांश खुराना तुम्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा। उसने अपने फोन की तरफ इशारा किया तो शाश्वत दीक्षित एकांश की तरफ देखने लगे और अशीति कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देखकर वहां से निकलते हुए बोली, अपने गेम में फंसना इसे कहते हैं, बाय बाय। अशीति वहां से जा चुकी थी, लेकिन एकांश और शाश्वत जी दोनों हैरान थे। वो हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। एकांश ने अब एक गहरी सांस लेकर कहा, उसने हमें ही फंसा दिया। अंकल आप अभी कुछ वक्त के लिए शांत रहिए, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। इतना कहकर वो भी वहां से निकल गया, जबकि शाश्वत दीक्षित बुरी तरह से बौखला गए थे। एक तरफ शिल्पा जी को सारी बातें पता चल गई थी और दूसरी तरफ ये सब कुछ लगाकर भी अशीति उनको नहीं मिली थी। वो गुस्से से चीख उठे। अशीति इस वक्त एक सुनसान सी सड़क पर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और तभी एक गाड़ी उसके सामने रुकी। उसने जैसे ही अंदर देखा, सामने वरद को देखकर वह इशारे से कुछ पूछने लगी तो वरद ने आंखें झपकाकर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो आसपास देखते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। अशीति ने बैठते ही वरद की तरफ देखकर कहा, अगस्त्य कहाँ है, वो ठीक है ना?
वरद ने उसका सवाल सुनकर उसकी ओर देखा और बोला, जी मैम सर ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ऑफिस ही छोड़ दूंगा। अशीति सामने देखने लगी। उसने ये सारी बातें अगस्त्य के कॉन्फिडेंस की वजह से कह तो दी थी, लेकिन अब उसके मन में उलझन थी। एकांश पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगा, और अगस्त्य जो कहा था उसके हाथ से उसे भी कंफ्यूजन थी, पता नहीं वो किसका साथ दे रहा था। वरद ने उसकी ओर देखा। अशीति को कंफ्यूजन में देखकर वो सामने देखा हुआ बिना किसी भाव के बोला, मैंने सारी चीज लगभग पता करके रखी है, और सबसे बड़ी बात शिल्पा दीक्षित पर बॉस की पूरी नजर है। आगे कुछ भी नहीं होगा, और स्पेशली आपके फादर को कुछ नहीं होगा। उनकी पूरी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वरद की बात सुनकर अशीति को एक बहुत ही सुकून का एहसास हुआ, और उसने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं, पर आप मेरा एक काम करेंगे? वरद ना समझी से उसकी तरफ देखा। वो अगस्त्य के लिए काम करता आया था, इसलिए वो कुछ ना समझी से उसे देख रहा था। तभी अशीति ने कहा, देखिए प्लीज आप ये बात ना किसी को बताइएगा मत, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। अगस्त्य कह रहे हैं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आज उनके कहने पर ये सारी बातें कह तो दी है, मैंने सब कर लिया, पर मैं जानती हूँ कि एकांश खुराना और शाश्वत दीक्षित दोनों ही अगर मिले हो तो वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ प्लीज। वरद उसकी बातें सुनकर आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस शांति से हाँ में इशारा कर दिया, तो अशीति ने उसे कुछ कहा जो सुनकर वो बस उसे देखता रह गया। ऑफिस में कदम रखते ही अशीति ने नोटिस किया, उसे देखकर लोग फुसफुसाने लगे थे, और वो लोग इस वक्त किस बारे में बात कर रहे होंगे ये बात तो वो अच्छे से जानती थी। वो आगे बढ़ी, तभी किसी की आवाज कान में पड़ी, मैं कह रही थी ना सोनिया जिस तरह के बॉस है उनसे शादी करने का फैसला ये ऐसे ही नहीं ले सकती। सही हाथ मारा, पहले शादी करो फिर डिवोर्स लेकर पैसे वसूल लो। ये बातें सुनती अशीति ने पलटकर जैसे ही उस लड़की को देखा वो चुप हो गई। अशीति ने ये सुनकर भी अभी कुछ नहीं कहा, वो वहां से अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही एक बार फिर सब उसके और अगस्त्य को लेकर बात करने लग गए थे। अशीति अपने केबिन में आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए थे। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसे बुरा लग रहा था। सबका इस तरह से उसको लेकर कुछ ना कुछ कहना उसे बुरा लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। अगस्त्य अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था, मगर ध्यान अशीति पर ही था। उसके फेस पर आए एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ गया था इस वक्त वो डिस्टर्ब थी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली, उसके बाद उसे बुलाने के लिए प्यून को भेजा। अशीति जब उसके केबिन में आई वो एकदम नॉर्मल लग रही थी, यहाँ तक कि वो स्माइल भी कर रही थी, जो देखकर उसने सपाट लहजे में कहा, क्या लगता है नजर नहीं आ रहा मुझे? उसके इतना कहते ही अशीति के चेहरे पर आए भाव बदलने लगे थे, मगर उसने खुद को सामान्य रखकर ही उसे देखकर जवाब दिया, जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं बस आज ये सब, मेरा मतलब शाश्वत दीक्षित और एकांश से मिली सब कुछ बदल सा गया है ना, इसलिए। अगस्त्य गौर से उसे देख रहा था। कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद उसने कहा, अच्छा तो ये बताओ क्या हुआ? मेरा मतलब एकांश खुराना। उसने इतना कहा ही था, तभी अशीति ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे पता तो नहीं है, पर हाँ मैंने उसे भी वही कहा जो आपने कहा था। हम गुड। अगस्त्य की नज़र अब भी अपने लैपटॉप पर टिकी हुई थी। वही अशीति ने अब कहा, मुझे काम है, जाती हूँ, फिर किसी ने देखा तो मुश्किल होगी। अगस्त्य ने ये सुनकर ही अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। अशीति की तरफ देखकर उसने एक गहरी सांस ली, वो उठकर वहां से चली गई। अगस्त्य बिना उसके कहे उसकी बेचैनी को समझ पा रहा था। उसने अब अपने आप में ही कहा, बहुत जल्द सब ठीक होगा। वो कुछ सोच रहा था, उसने शायद आगे के बारे में सोच लिया था। अगस्त्य के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए थे। शाश्वत दीक्षित तो बुरी तरह से बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब आगे क्या करें। एकांश ने कहा था वो अभी देखेगा, उसकी वजह से वो चुप थे, मगर उनका दिमाग अब भी इन्हीं ख्यालों के बीच उलझा हुआ था। वो घर आकर गए थे। अपने कमरे में वो इस वक्त एकदम गुमसुम से होकर बैठे हुए थे। उनको देखती शिल्पा जी ने तंज से मुस्कुराकर कहा, मिल गई बेटी? उसका ये ताना सुनते ही शाश्वत जी ने गुस्से से भरी नज़र उन पर डाली। वो गुस्से से उनको देखने लग गए थे। तभी शिल्पा जी ने हंसकर एक बार फिर से कहा,
मुझे लग रहा था मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर तुम्हें तुम्हारी उस नाजायज बेटी ने ही औकात दिखा दी। उसने तुमको बता दिया तुम जैसा धोखेबाज मर्द बाप नहीं हो सकता। शाश्वत जी को शिल्पा जी की ये बातें चुभती हुई महसूस हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, मगर इस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिल्पा जी उन पर हंसती हुई वहां से निकल गई, पर शाश्वत जी की चेहरा अब भी गुस्से से भरा हुआ नजर आ रहा था। एकांश खुद भी कंफ्यूजन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से अशीति ने सब कुछ चेंज क्यों कर लिया था। उसने खुद उसके साथ मिलकर ये सब कुछ डिसाइड किया था उसकी, जब कल रात को भी उससे बात हुई तब भी इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर अचानक क्या हो गया। वो अशीति का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठे एकांश ने अपना फोन टेबल पर रखा और अब वो अपने आप में बोला, अचानक इतना सब चेंज कैसे हो गया। वो आज इतनी कॉन्फिडेंट थी जैसे उसे पता है आगे कुछ नहीं होगा। एकाएक एकांश के दिमाग में कुछ आया, उसके चेहरे पर भाव बदल गए और उसने अपने आप में ही कहा, अचानक से अशीति का बिहेवियर बदल गया, कहीं इन सब के पीछे अगस्त्य रायचंद तो नहीं है। वो अब सोच में गुम हो गया। अगस्त्य घर आया, उसके अंदर कदम रखते ही अविनाश जी ने एक नज़र उस पर डाली, उसके बाद उन्होंने सरिता जी की तरफ देखा। सरिता जी उदास और परेशान नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। अगस्त्य अपने कमरे की तरफ जाने लगा था, तभी सरिता जी ने आवाज दी, अगस्त्य रुको बेटा। उनकी आवाज सुनकर वो ठहर गया, उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। सरिता जी के चेहरे पर अजीब सी उलझन थी, वो खुद परेशान लग रही थी। तभी अविनाश जी ने इशारा किया। आयुष्मान जी अपने पिताजी का इशारा देखकर कुछ परेशान हो गए। उन्होंने मन ही मन में कहा, बाऊजी समझ क्यों नहीं रहे हैं, अगस्त्य इसके लिए कभी मान ही नहीं सकता है। एक बार फिर अविनाश जी का इशारा पाकर सरिता जी ने कहा, अगस्त्य बेटा वो बाऊजी कहना चाह रहे थे, तुमने अशीति को तलाक देने का फैसला कर लिया है, पेपर्स भी भेज दिया है, तो अब। सरिता जी बोलते बोलते रुकी। अगस्त्य ने एक नज़र उन पर डाली, वो महसूस कर पा रहा था कुछ तो ऐसी बात थी जो उसकी चाची कह नहीं पा रही थी। तभी उसके दादाजी ने एकदम ही कहा, आरना से शादी कर लो तुम। अपने दादाजी की ये बात सुनते ही वो एकदम ही हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। अविनाश जी की बातों ने उसे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया था। वो एक नज़र सरिता जी पर डालकर बोला, आप जानती थी ये चाची। सरिता जी ने परेशान से अंदाज में बस अपना सर हिला गई। अगस्त्य की तरफ देखते हुए अविनाश जी ने अब एकदम सख्त होकर कहा, बात जानने समझने की नहीं है, हमारी गलती थी, हम उस लड़की को समझ नहीं पाए और तुम्हारी जिंदगी में लेकर आए, पर अब वक्त है अपनी गलती को सुधार लें। अगस्त्य उनकी बातें अब तक खामोशी से सुनता रहा, पर कहीं ना कहीं अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो उठकर तेज और सख्त अंदाज में बोला, डिवोर्स दे दिया है मैंने, इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी और से शादी के लिए रेडी हूं, ये बातें याद रखिएगा। इतना कहकर वो अपने कमरे कुछ तरफ बढ़ गया। पीछे सब लोग उसे देखते रह गए। सरिता जी ने गहरी सांस ली। कहीं ना कहीं उनको यकीन था अगस्त्य ऐसा ही फैसला करेगा। अविनाश जी गुस्से से भर गए थे। अगस्त्य अपने कमरे में आ गया। इस वक्त अपने दादू की बात पर वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, इस तरह से वो उसकी शादी की बात इतनी आसानी से कैसे कर सकते थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। वरद के घर से अब महक और रूहिका जाने वाले थे। अब तक रूहिका उससे ढंग से बात ही नहीं कर पा रही थी, ना ही वरद कोई मौका दे रहा था। रूहिका आज एकदम उदास हो गई थी। महक ने बैग पैक करके उसकी तरफ देखकर कहा, कम ऑन यार, कुछ नहीं होता, करेंगे हम कोशिश। रूहिका उसकी बात सुनकर हल्के से गर्दन हिलाकर मुस्कुरा दी, पर वो अंदर ही अंदर उदास थी। ये बात उसकी दोस्त महक भी बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। अपने काम के चलते आजकल वरद कुछ ज्यादा ही देर से घर आया था। जब वो आया एकदम सन्नाटा था, तभी उसे किचन से आवाज आई। ये आवाज सुनकर वरद ने अपने ओपन किचन की तरफ देखा तो पाया वहां महक थी। वरद अपने कमरे की तरफ चला गया। वो कमरे में आया और एक गहरी सांस लेकर बैठ गया। उसके बैठते ही दरवाजा नॉक हुआ। सामने महक को देखकर उसने सर हिलाकर कहा, कम नहीं हो तुम। जिस पर महक उसे घूरकर बोली,
मुंह तो ना खुलवाओ मत तुम मेरा, वरना बता दूंगी अच्छे से। वो अब उसके पास आई और उसने उसके पास आकर कॉफी मग उसके सामने रखकर कहा, ऐसा भी क्या काम वरद? यार एक बार तो देखो, वो सच में बहुत परेशान है। डिप्रेशन में जाएगी इस तरह, ना ऑफिस संभाल पा रही है ना खुद को डोट। कुछ करो उसके लिए, समझना चाहिए तुम्हें, इतने पत्थर दिल भी मत बनो कि खोकर पछतावा हो। वरद एकदम खामोश होकर कॉफी पी रहा था। उसके भाव से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उसकी बात सुन रहा है, पर वो बहुत ही गौर से उसकी बातों को सुन रहा था। महक सर हिलाकर बोली, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सही कहती है। रूहिका उस अगस्त्य रायचंद के साथ रह रहकर एकदम उसकी तरह हार्टलेस हो गए हो। महक चिढ़कर अब चली गई। वरद ने उसे रोका तक नहीं। उसके दिमाग में उसकी कही वो सारी बातें चल रही थी जो भी महक ने कहा। उसके बारे में सोचकर उसने एकदम ही अब एक फैसला कर लिया था। कबीर आज फिर अशीति से मिलने आया था और उसे उम्मीद थी शायद वो कुछ तो बताएंगी, पर अशीति ने कुछ कहा ही नहीं। कबीर अब जाने के लिए निकल गया। वो अब बाहर आया। चेहरे पर कुछ अजीब से ही भाव थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी दोस्त ऐसा करेगी। उसने एकदम ही कुछ सोचा और अपने आप में ही बोला, अब उससे ही मिलकर देखता हूँ आखिर चक्कर क्या है। अशीति अब इस वक्त अपना फोन थामे थी। उसने वक्त देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, वो तो वैसे भी अपने कमरे में होंगे। उसने अब अगस्त्य को कॉल लगा दी। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, आप बिजी हैं क्या? दूसरी तरह से अगस्त्य की आवाज आई, नहीं। अशीति अब उससे बात करने लगी। अगस्त्य आज एकदम खामोशी से हम में जवाब दे रहा था। ये सब नोटिस करती अशीति अब बोल पड़ी, क्या हो गया है? आप आज कुछ परेशान से लग रहे हैं, आपकी आवाज से ही अजीब सा लग रहा है। उसके इतना कहते ही अगस्त्य को एक बार फिर से अपने दादू की कही बात याद आई। उसने खुद को नॉर्मल करके कहा, अहम कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। अच्छा तो आप रेस्ट कीजिए, मैं रखती हूँ। अशीति ने थकान की बात सुनते ही यही कहा, जो सुनकर अगस्त्य बोला, बोलो तुम ठीक हूँ, मैं सुन रहा हूँ। उसके इतना कहते ही एक बार फिर से अशीति के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शाश्वत दीक्षित बुरी तरह से बौखलाया हुआ था, पर उतना ही सुकून शिल्पा जी को मिल रहा था। वो अब भी अपने स्टडी में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। एकाएक उनके दिमाग में ये सारी बातें आने लगी। अशीति अब तक तो सुन रही थी, फिर अचानक इतना कॉन्फिडेंस डॉट। ये सब सोचते हुए एकदम ही एक नाम उनके जहन में आया और वो नाम था अगस्त्य रायचंद। वो यही सोचते हुए अब अपने आप में ही बोला, अगस्त्य रायचंद ही हो सकता है वजह। अब देखता हूँ क्या करता है, ये बचेगा नहीं मुझसे। उनकी आंखों में एक अजीब सा ही गुस्सा इस वक्त नजर आ रहा था। वो जैसे ठान चुके थे आगे उनको क्या करना था। अगस्त्य आज जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया, अपने दादी जी को देखते ही उसे कल वाली बात याद आ गई। उसने उनको बस एक नज़र देखा था, उसके बाद वो डाइनिंग एरिया में आकर बैठ गया था। उसको देखते ही सरिता जी ने प्लेट सर्व की। वो एकदम खामोश होकर नाश्ता कर रहा था। तभी सरिता जी ने धीरे से कहा, अगस्त्य बेटा मेरी एक बात मान ले, बाऊजी जिद कर रहे हैं, इसलिए कल मैंने कुछ नहीं कहा, पर तुम एक बार अशीति से बात करके देखो। देखो वो क्या कहती है, मेरा दिल नहीं मानता वो ऐसी है। अपनी चाची की बात सुनकर अगस्त्य ने एकदम सर्द भाव के साथ जवाब दिया, जो भी होना हो रहा है, आप परेशान नहीं होइए, बस दादू को समझा दीजिए, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला। सरिता जी ने उसकी बात बहुत ही गौर से सुनी थी। उनको ये सुनकर एक राहत सी मिली थी, वो खुद भी तो यही चाह रही थी। अगस्त्य ने इतना कहा ही था, तभी अविनाश जी की कड़क और कठोर आवाज आई, अपनी मर्जी का करने के अलावा आता क्या है तुम्हें? दोनों बाप बेटे बस अपनी करना समझते हो। अपने दादाजी की बात सुनकर उसने उनकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के एकदम सपाट से अंदाज में कहा, यही समझ लीजिए आप अच्छा होगा, क्योंकि इस बार मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला दादू। इतना कहकर वो उठकर निकल गया। सरिता जी उसे जाते हुए देखकर बोली, क्या बाऊजी आप भी ना सही से खाया तक नहीं? उसने उनकी बात सुनकर अविनाश जी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में बहुत सी बातें उलझी हुई थी। शाश्वत दीक्षित ने अब अपनी तरफ से अगस्त्य के बारे में पता करवाना शुरू किया। वो उस पर नजर रखवाने का काम कर रहे थे। अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं मिली थी और अब उन्होंने अपने साथ एकांश को भी एक बार फिर से लगा लिया था।
शिल्पा जी की खुशी इन दिनों साफ नजर आ रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सा मनमुटाव चल रहा था। वो जहां खुश थी वहीं शाश्वत जी परेशान थे। अगस्त्य इस वक्त अपने केबिन में था। वरद उसके सामने खड़ा था। उसने गंभीरता से कहा, बॉस शाश्वत दीक्षित नजर रखवा रहा है। मैंने उसके आदमी को पैसे दिए हैं। वो कोई ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, पर इस बार जरूर शाश्वत दीक्षित कुछ तो बड़ा करने की कोशिश में है। अगस्त्य ने गंभीर सी एक नजर उस पर डालकर कहा, करने दो। वरद को एक बार फिर से अशीति की कही बातें याद आने लगी थी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बॉस आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप कहीं भी जाएंगे तो। अगस्त्य ने इतना सुनते ही उसे घूरा तो उसने कहा, आपकी प्रोटेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त तुम अशीति के डैड पर ध्यान दूं, अपने लिए मैं काफी हूं। अगस्त्य ने एकदम ही गंभीरता से कहा। ये लगातार अब चल रहा था। एक तरफ अगस्त्य और वरद शाश्वत दीक्षित पर नजर रखवाए थे, उधर शाश्वत खुद उनके पीछे पड़ा हुआ था। अशीति का डर कुछ कम था, पर आजकल वो ढंग से अगस्त्य से बात नहीं कर पा रही थी। शाश्वत दीक्षित आज खुश नजर आ रहा था। एकांश जब उससे मिलने आया उसने देखा वो काफी खुश नजर आ रहे थे, जो देखकर उसने कहा, अंकल आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, कुछ हुआ? फिर एकदम ही उसने संभल कर कहा, मेरा मतलब है कि क्या अशीति आने के लिए तैयार हो गई? उसकी बात सुनकर शाश्वत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखते जाओ। अगस्त्य रायचंद की वजह से अचानक उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी, अब देखते जाओ क्या होता है। एकांश ने नासमझी से उनकी ओर देखकर पूछा, मतलब? शाश्वत जी ये सुनते ही हंस दिए। एकांश कंफ्यूजन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक से वो क्या कहना चाह रहे थे। शाश्वत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी गाड़ी का एक खतरनाक एक्सीडेंट और इस दुनिया से उसकी विदाई अपने बाप के पास। एकांश ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर एकदम हैरानी आ गई। वो नासमझी और हैरानी से उनको देखता रह गया। अशीति अपने केबिन में बैठी हुई थी। ना जाने क्यों एक अजीब से एहसास के तहत उसका दिल धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। पानी पीकर उसने गिलास नीचे रखा, तभी उसे अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अपने गले के पास हाथ लगाया और खुजली करने लगी। उसका मन ना जाने क्यों बुरी तरह से घबरा रहा था। उसने जैसे ही अपना हाथ पीछे किया, उसका मंगलसूत्र जो वो कपड़ों के नीचे रखती थी वो टूटकर बिखर गया। अशीति ने ये महसूस करते ही घबराकर अपना मंगलसूत्र थामा। अगस्त्य ना जाने किस काम से बाहर गया था और अब उसका मन बुरी तरह से घबरा रहा था। वो अपने आप में बोली, पता नहीं इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है मुझे। भगवान जी प्लीज किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने अपना फोन निकालकर अगस्त्य को कॉल लगाया, पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान होने लग गई। उसने वरद को भी कॉल की, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। अशीति की घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। एकदम भी अब उसका फोन बजा और उसे लगा अगस्त्य की कॉल होगी। उसने जैसे ही फोन देखा, एकांश का नंबर देखकर उसने कॉल इग्नोर किया, पर उसका मन अब भी बेचैन था। अगस्त्य कार ड्राइव कर रहा था। उसकी नजरें सामने थी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो गहरी सांसें लेने लगा। सामने से आ रहे ट्रक पर एकदम ही अब उसका ध्यान गया। वो अपनी गाड़ी घुमाने लगा, पर ये क्या, उसकी कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। अगस्त्य अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, मगर सामने से आ रहा ट्रक अब उसकी गाड़ी में टकराया और एक अजीब सी आवाज के साथ अब एकदम सन्नाटा पसर गया। सब कुछ एकदम शांत सा हो गया था। अशीति पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ना जाने क्यों आज बार बार उसका ध्यान अगस्त्य पर जा रहा था। ऊपर से उसका मंगलसूत्र भी टूट गया, जिसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और अगस्त्य कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा था। यहाँ तक कि वरद ने भी एक बार उसकी कॉल रिसीव नहीं की। वो कुछ ज्यादा ही घबराती जा रही थी। एकांश के कॉल को उसने इग्नोर तो कर दिया था, लेकिन एक बार फिर एकांश की कॉल आने लगी, जो देखकर उसने चिढ़कर फोन उठाया और जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, एकांश की आवाज आई, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद फोन रखना। अशीति जो कॉल डिस्कनेक्ट करने का सोच ही रही थी, उसके हाथ रुक गए और उसने पूछा, अब क्या हुआ, तुम क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो? एकांश के एकदम ही गंभीरता भरी आवाज आई, तुम्हारे हस्बैंड की जान खतरे में है। शाश्वत दीक्षित ने उसकी कार के साथ कुछ किया है।
उसका एक्सीडेंट के लिए किसी को पैसे दिया है। मैं बस वही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम इतनी देर से मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही हो। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसकी सांसें गले में अटक गई। वो घबराई हुई नजर आ रही थी। उसने परेशानी से भरी आवाज में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच? मेरा मतलब है, ये क्या हो रहा है? प्लीज मुझे कुछ आइडिया दो ना। कहाँ है वो? क्या है? मैं कैसे ढूंढूंगी उनको? वो कहाँ गए हैं? मुझे ये भी नहीं पता है। उसकी परेशानी भरी आवाज सुनकर और उसकी बातें सुनकर एकांश को भी यकीन हो गया था कि अशीति ने जो भी किया था उसकी वजह अगस्त्य ही था। एकांश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम शांत रहो, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने इतनी देर से ही अपने एक आदमी को लगा रखा है, अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं बताता हूँ। अशीति की घबराहट बढ़ गई थी। उसने फोन तो रख दिया था पर वो बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही थी। वो अपने केबिन में चहलकदमी कर रही थी लेकिन उससे शांत रहा ही नहीं जा रहा था। उसने अपना फोन निकाला और एकदम ही अब उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने जैसे ही सामने अयान को देखा वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी अयान ने घबराई हुई आवाज में कहा, न्यूज़ देखी? आपको कुछ पता है भाई के बारे में? ये सुनते ही उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, क्या हुआ? इस वक्त तो घबराई हुई थी, उससे शांत रहा ही नहीं जा रहा था। अयान उसके पास आया और उसने अपना फोन आगे करते हुए कहा, ये देखिए, भाई की कार का एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं, उनकी गाड़ी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अशीति ने जैसे ही ये सुना उसकी जान हलक में आ गई और वो तेजी से बाहर निकली। अयान को समझ नहीं अचानक उसे क्या हुआ। अब पूरे ऑफिस में यही बात फैलती चली जा रही थी। सभी परेशान थे। अशीति बाहर आई तभी उसे आयुष्मान जी और उसके खुद के पापा मुकेश के खड़े नजर आए जो बाहर थे। उनको देखकर वो रुक गई। उसके चेहरे पर परेशानी सब साफ नजर आ रही थी जो उसके पापा और आयुष्मान जी दोनों ने ही देखी और वो कुछ हैरान भी हो गए। अभी तक तो डिवोर्स की बातें चल रही थी और वो उसके लिए परेशान हो रही थी, यहाँ तक कि ऑफिस में भी बातें बनने लग गई। तभी सरिता जी और अविनाश जी भी आते हुए नजर आए जो न्यूज़ देखकर ही यहाँ आए थे। अशीति को देखते ही अविनाश जी का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने गुस्से से कहा, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? अगस्त्य के साथ कहाँ है वो? अशीति ऐसे तो कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो गहरी सांस से लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर उसके बावजूद भी वो शांत हो ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने अपना फोन निकाला और पीछे होकर वो एक बार फिर वरद को कॉल लगाने लगी। उसने वरद को यही जिम्मेदारी दी थी कि वो अगस्त्य का ख्याल रखें। अगस्त्य को कुछ नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई अशीति ने देखा सामने से वरद और अगस्त्य आ रहे थे। वरद को देखते ही उसने गहरी सांस ली पर अगस्त्य पर नजर पड़ते ही वो बिखर सी गई थी। उसकी आंखें जो अब तक आंसुओं से भरी हुई थी उनमें से आंसू बहने लगे। वो ठीक नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर या उसके जिस्म पर कोई भी चोट नहीं थी। अगस्त्य एकदम शांत होकर आया और जैसे ही वो आया अपने दादू और चाची को यहाँ देखकर उसने अजीब तरह से दोनों की तरफ देखा और वो कुछ कहता उससे पहले ही अशीति जाकर भागते हुए उसके सीने से लग गई। वो अब तक एकदम नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब बुरी तरह से सिसक रही थी और उसने एकदम कसकर उसे पकड़ लिया था मानो उसके छोड़ते ही वो कहीं चला जाएगा। अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन आसपास सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। सबकी नजरें उन दोनों पर थी और हैरानी की बात ही थी, अभी तक उन दोनों के डिवोर्स की बातें चल रही थी और अब वो ऐसे उसके साथ थी। वरद ने आसपास देखा, फिर अशीति की तरफ देखा और अब वो मन ही मन मुस्कुरा दिया। अगस्त्य ने अपने सीने से लगी अशीति को देखा जो अभी तक सिसक रही थी। वो आहिस्ता से बोला, रिलैक्स, ठीक हूं मैं। लेकिन अशीति ने ना ही उसके ब्लेजर को छोड़ा और ना ही वो उससे दूर हुई। वो अभी भी रोती जा रही थी। अशीति के पापा मुकेश जी, आयुष्मान जी, अविनाश जी, सरिता जी, यहाँ तक कि खुद अयान, वरद और ऑफिस के सभी लोग एकदम हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। तभी मीडिया आने लगी। अगस्त्य ने हाथ आगे किया और उसके इशारे पर ही वरद और सिक्योरिटी के लोगों ने मीडिया को दूर रखा लेकिन मीडिया वालों के सवाल शुरू हो गए थे।
अगस्त्य एक गहरी सांस ली और अशीति को उसकी बाह पकड़कर अपने से दूर करते हुए उसने कहा, ठीक हूँ मैं, रिलैक्स। पर उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह से सिसक रही थी। उसने सिसकती हुई आवाज के साथ कुछ नाराजगी और गुस्से से कहा, आपको कुछ हो जाता तो? आपने मुझे बताया नहीं था? मैं कब से आपको कॉल कर रही थी। आपको समझ नहीं आता है क्या? बहुत स्ट्रांग है आप, मैं जानती हूं, पर मैं कितना परेशान हो गई थी आपको नहीं पता है क्या? आप इस क्यों करते हैं हर समय? आप अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना चाहते? अगर बात कर लेते तो कुछ हो जाता आपका। मैं इतनी देर से परेशान हूं, पर आपको क्या पड़ी है? और ये आपके बॉडीगार्ड, इनको क्या मैंने उर्दू में समझाया था जो इनको समझ नहीं आया था? मैंने इनको कहा था ना कि वो आपका ध्यान रखेंगे। मैं तब से इनको कॉल कर रही हूं, पर इनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आप तो अगस्त्य रायचंद है ना, आपको तो अपनी अकड़ के आगे कुछ नजर ही नहीं आता है। मैं इतनी देर से कॉल करती जा रही हूं, लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। वो एक्सीडेंट वाली न्यूज़ कैसे आई? आपकी गाड़ी भी खराब हो गई थी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कुछ समझ नहीं आता है क्या? ऐसे सस्पेंस क्रिएट करना जरूरी था क्या? सब आपकी तरह नहीं होते हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया था और आप बचेंगे नहीं मुझसे। ऐसी कोई करता है क्या? अपनी जान को लेकर मजाक सूझता कैसे है आपको? सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। अगस्त्य रायचंद, जिससे सीधे मुंह बात करना भी मुश्किल हो रहा था, ये लड़की इतनी देर से लगातार उसे डांटती जा रही थी। उसकी आवाज भी तेज थी और गुस्सा भी था, और वो रो भी रही थी। यहाँ तक कि ऑफिस स्टाफ सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। अगस्त्य को इतना किसी से सुनते किसी ने भी आज तक नहीं देखा था, और सबसे ज्यादा हैरान होकर तो वरद ये सब देख रहा था। पर अब उसके होठों पर एक बार फिर छोटी से मुस्कुराहट आ गई, जो उसने अपना सर झुकाकर छुपा लिया।